हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट और अन्य सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि वो अल्फाज जो सूती एतबार से यकसां हों और रदीफ से पहले बार बार आते हैं और शेर में न तरन्नुम और नगमगी पैदा करते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी कि जो आवाज़ के एतबार से एक जैसे अल्फाज हों और रदीफ से पहले बार बार आते हों और किसी भी शेर में वो म्यूज़िक यानी कि तरन्नुम और नगमगी पैदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, उस अल्फाज को हम लोग काफिया कहते हैं, जो कि एक जैसे देखने में होते हैं यानी कि राइमिंग वर्ड होते हैं और ये किसी भी शेर में तरन्नुम और नगमगी पैदा करते हैं। अगला सवाल है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये जो गालिब का शेर है, इस शेर में कौन सी सिनत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर शेर पे ध्यान दें तो इसमें गालिब को पता है कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, फिर भी वो अनजान बन के ये पूछ रहे हैं कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। यानी कि गालिब जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। तो जिस शेर में शायर जानबूझ के अनजान बनता है, उस शेर में सिनत तजाहिल आरिफाना होती है। अगला सवाल यह है कि 3-13 होना, ये जो मुहावरा है इसका क्या माने। तो दोस्तों, 3-13 होना मुहावरे का माना है मुंतशिर होना, यानी कि बिखर जाना। बिखेर देना नहीं बल्कि बिखर जाना 3-13 होना के मानी हैं। अगला सवाल है कि इल्म सिखाने वाले के लिए कौन सा जामे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जो इल्म सिखाता है उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग मुअल्लिम कह सकते हैं। मुअल्लिम जो है वो इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल यानी कि इल्म सिखाने वाला। तो इल्म सिखाने वाले के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो मुअल्लिम होगा। अगला सवाल ये है कि साबिका और लाहिका में कौन सी हे आती है। दोस्तों, साबिका की बात करें या फिर लाहिका की बात करें, तो दोनों में आपको अंत में हे दिख रही होगी। तो इसमें कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें जो हे का इस्तेमाल हुआ है वो हमारा हाय खफिया, जैसे जलजला की बात करें, लाला की बात करें, ठीक है, नाला की बात करें, तो इन सभी में क्या हुआ है, इन सभी में हाय खफी का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि ज़मीर तनकीर वो है जो किसी, ज़मीर तनकीर क्या होता है, जो किसी गैर यकीनी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, उस लफ्ज़ को हम लोग ज़मीर तनकीरी कहते हैं। तो ज़मीर तनकीरी वो है जो किसी गैर यकीनी शख्स के लिए आता है। अगला सवाल ये है कि किसी नसरी इबारत में शेर लिखना हो तो कौन सी अलामत लगेगी। यानी कि एक पैसेज है, उसमें आपको एक शेर कोट करना है, तो आप कौन सी अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सी वाली अलामत है, आपको कभी भी कहीं नस्र में आपको शेर लिखना होगा तो आप ये वाली अलामत का इस्तेमाल करेंगे और इसके नीचे आप शेर को लिख देंगे। अगला सवाल यह है कि सीखने के अमल में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। दोस्तों, सीखने के अमल में क्या कोशिश वार गलती से सीखना ये शामिल नहीं है, या फिर इंकिशाफ के ज़रिए सीखना ये शामिल नहीं है, या फिर दुश्वारियों के हल के ज़रिए सीखना ये शामिल नहीं है, फिर ज़बरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना ये शामिल नहीं है। तो दोस्तों, सीखने के अमल की बात करें तो उसमें कोशिश वाराना गलती से सीखना ये सीखने के अमल में शामिल है। इंकिशाफ यानी कि अन्वेषण के ज़रिए किसी चीज़ को ढूंढ करके सीखना ये भी सीखने के अमल में शामिल है। दुश्वारियों के हल के ज़रिए सीखना ये भी सीखने के अमल में शामिल है। जबकि ज़बरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना ये सीखने के अमल में शामिल नहीं है। आप किसी भी बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो ज़रूर सीखे। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती सीखने के लिए आप किसी भी बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते हैं।
अगला सवाल है कि ज़बान के सीखने में कवायद यानी कि ग्रामर का क्या रोल है। तो दोस्तों लैंग्वेज टीचिंग में ग्रामर की बात करें तो क्या इससे बच्चों को बोलना आता है या फिर इसके ज़रिए ज़बान की सेहत व अदम सेहत के मुतालिक सही राय कायम की जा सकती है। तो दोस्तों जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में हमें कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन सा लफ्ज़ सही है, कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ का पता चलता है। तो ज़बान के सीखने में कवायद का रोल ये है कि कवायद के ज़रिए ज़बान की सेहत यानी कि सही शुद्धि और अशुद्धि यानी कि अदम सेहत के मुतालिक सही राय कायम की जा सकती है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बानी इर्तिका में कौन सा तरीका मुआविन नहीं है। भाषा अर्जन की बात करें यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो उसमें इन चारों तरीकों में से कौन सा तरीका मददगार साबित नहीं होगा बच्चों की ज़बानी इर्तिका में। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अपने ज़बान में इजहार ख़याल से मना करना, दूसरा है कि ज़बान के इस्तेमाल के मौक़े दस्तयाब करना। तो दोस्तों जब आप बच्चों को ज़बान के इस्तेमाल का मौका देंगे, उनको अवसर देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करें तो उनका ज़बानी इर्तिका होगा, यानी कि ये एक अच्छा तरीका है ज़बानी इर्तिका का। दूसरा है कि इसके इजहार की हौसला अफजाई करना। जी हाँ दोस्तों, जब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो कुछ ना कुछ बोलें तो इससे उनका ज़बानी इर्तिका होगा, यानी कि ये भी एक अच्छा तरीका है, मददगार तरीका है। बच्चों को बिना टोके किसी मौजू पर आज़ाद ख़याल की इजहार ख़याल की आज़ादी देना। तो दोस्तों जब आप किसी भी बच्चे को एक टॉपिक दे देंगे और कहेंगे बच्चों इस पे जो आपको जैसे मन करे वैसे बोलो, जैसे मन चले इसको एक्सप्लेन करो, तो इससे भी ज़बानी इर्तिका होगा। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों को अपनी ज़बान में इजहार ख़याल से मना करना, ये ज़बानी इर्तिका में ये मुआविन तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चों को उनकी खुद की मातृ लैंग्वेज यूज़ करने नहीं देंगे तो उनका ज़बानी जो इर्तिका है, उनका जो भाषा अर्जन है वो नहीं होगा। अगला सवाल है कि तहरीरी काम की क्या अहमियत है। जो रिटन वर्क दिया जाता है बच्चों को उसकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों लिखना इंसान को माहिर बना देता है। तो जब हम बच्चों को रिटन सामग्री देते हैं तो उससे बच्चे क्या होते हैं, लिखने में माहिर हो जाते हैं। अगला सवाल है कि स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहते हैं। स्कूल का पिलर यानी कि स्तंभ कौन होता है। प्रिंसिपल होता है, उस्ताद होता है, दरसगाह होती है या फिर तालिब इल्म होता है। तो दोस्तों किसी भी स्कूल का जो खंबा होता है, जो कि जिसको हम लोग राष्ट्र निर्माता तो आप टीचर्स को कहेंगे, लेकिन जो हमारा फ्यूचर होता है वो तालिब इल्म होता है। तो स्कूल का मजबूत खंबा तालिब इल्म को कहा जाता है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तदरीस के सिलसिले में कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप लैंग्वेज टीचिंग की बात करें तो उनमें इन चारों तरीके में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों जब आप ज़बान को सिलेबस के ज़रिए पढ़ाएंगे तो वो जो तरीका होगा आपका सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ज़बान की तदरीस में निसाब के ज़रिए ज़बान की तदरीस कराना, ये जो है वो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। अगला सवाल की कवायद की तदरीस में तालिब इल्म को अमली फ़ायदा उसी वक्त पहुंच सकता है जब आप बच्चों को ग्रामर की टीचिंग करा रहे हैं तो बच्चों को अमली फ़ायदा कब पहुंचेगा, जब उन्हें कवायद को अलहदा मजमून की सूरत में पढ़ाया जाएगा तब, या फिर गैर मानूस बातों को मानूस तरीके से समझाया जाएगा तब, या फिर इस्तिक़रारी तरीके से कवायद की तदरीस की जाएगी तब, या फिर नामालूम से मालूम की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा तब। तो दोस्तों कवायद की तदरीस में बच्चों को अमली फ़ायदा उसी वक्त मिलेगा जब हम लोग इस्तिक़रारी तरीके से कवायद की तदरीस कराएंगे। अगला और आखिरी सवाल ये है कि ज़बान के तदरीस के मकासिद में कौन से मकासिद अहम नहीं है। दोस्तों ज़बान की तदरीस यानी कि भाषा शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों में से यहाँ पे 4 उद्देश्य दिया गया है, जिसमें से 3 उद्देश्य ही सही है, कौन सा सही नहीं है उसके बारे में हमको पता लगाना है। यानी कि ज़बान की तदरीस के मकासिद में कौन सा अहम मकासिद नहीं है ये पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन है कि तलबा के अंदर ज़बान की बुनियादी महारतें पैदा करना। तो दोस्तों ज़बान की तदरीस का मकसद ये है कि हम बच्चों में जो बुनियादी महारतें हैं जैसे कि लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें सुनना,
बोलना पढ़ना लिखना, ये जो लैंग्वेज स्किल है इनका महारत पैदा करना, ये क्या है, अहम मकसद है। यानी कि तलबा के अंदर ज़बान की बुनियादी महारतें पैदा करना, ये अहम मकसद है ज़बान की तदरीस का। जो दूसरा है कि तलबा के अंदर आज़ादाना गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा करना, ये भी क्या है, एक अहम मकसद है ज़बान की तदरीस का। और जो चौथा ऑप्शन है कि तलबा को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़आल बनाना, तो ये भी ज़बान की तदरीस का मकसद है। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि उन्हें सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता कराना, ये ज़बान की तदरीस का एक अहम मकसद नहीं है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू के 15 सवालात जो कि सीटेट, यूपी टेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, जिसमें कि उर्दू से सवालात पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अपने इस वीडियो में मैंने ज़्यादा फोकस पेडागोगी के क्वेश्चंस पे इसीलिए किया है क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी टेट में भी ज़्यादा पेडागोगी ही आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।